हाय गाइज, मेरा नाम अंकित कुशवाहा है और मैं पराई स्नातक हूँ फ्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और मैं इस यूपीएससी की तैयारी भी करता हूँ। यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन एंड स्टेट पीएससी। ओके, और मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी आपको इसके पहले भी 2 चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। और क्लास 6 की एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होते हैं कि जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाएंगे। जियोग्राफी के तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और जियोग्राफी से ही कोरिलेट होता है जो कि इन्वायरमेंट टॉपिक्स को बिल्कुल एक दूसरे से कोरिलेशन होता है उनका। और हम इस बार यूपीपीसीएस में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे जियोग्राफी से, जो कि हालांकि कंसेप्चुअल थे। और कंसेप्चुअल बिल्कुल वो क्लास 6 की एनसीईआरटी से थी। लगभग एक एनसीईआरटी को समझ लेने के बाद आप अच्छे से बाकी एनसीईआरटी को समझ सकते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको यही समझनी चाहिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी। ओके, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हम आपको बता दें इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन एवं परिक्रमण के ही आधार पर सारी पृथ्वी की गतियां हैं और क्या क्या इनसे क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, और इसको मैं बाइलैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और तो मैं चलता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। घूर्णन पृथ्वी की 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ओके, अब मैं आपको एक घूर्णन का एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक घूर्णन की तरफ कि घूर्णन कैसे होता है। ओके, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ, लेक्चर समझा देता हूँ। घूर्णन भी समझाऊंगा यहीं पर, और मैं आपको यहीं पर परिक्रमण भी समझाऊंगा। ओके, परिक्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है, इनके बीच में आपको सारे अंतर समझा दूंगा। और घूर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या, परिक्रमण क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। ओके, देखिए ये मेरा क्या हो गया, मेरा अर्थ हो गया। ओके, ये अर्थ अपने, ये मान लीजिए इसका एक्सिस हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया। ओके, ये इसका अर्थ एक्सिस हो गया ये, और ये भी इसका एक्सिस हो गया ना। ये जानते हैं नहीं, जब बीच में हिस्सा, ये आप मानते हैं ये हिस्सा, ये बिल्कुल क्या होता है, ये मेरा वर्चुअल होता है ना, काल्पनिक माना जाता है, लेकिन रियल में होता नहीं है ना। तो ये आप इतना आप तो जानते ही हैं, ये अपने अक्ष पर ही क्या करता है, ये अपने एक्सिस पर बिल्कुल रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे रोटेट करता है। देख रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। ओके, देख रहे हैं, ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। मैं आपको और बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। देखिए अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। आप देख सकते हैं, ये अपने एक्सिस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, इसी दरमियान में आपको परिक्रमण भी समझा दूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को अपने, ये जो अर्थ है मेरा, वो अपने अक्ष पे क्या कर रहा है, वो बिल्कुल देख रहे हैं चल रहा है ना। अपने अक्ष पर कैसे चल रहा है वो, हमेशा आपको पता है कि अर्थ कैसा चलता है, आपको पता है हमेशा ये पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ चलता है। किस तरफ दिशा चलता है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो ये ऐसा ही चलता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ओके, तो चलिए मैं आपको यहीं पे समझाना चाहूँगा परिक्रमण क्या होता है। आप एक जूम करिए, ये आप एक थोड़ा सा हम ये कह रहे हैं, आप मानिए कि दिस इज माई सन, लेट मी, दिस इज माई सन। हम इसको क्या कर ले रहे हैं, सन। ओके, ये क्या हो गया, मेरा सन हो गया। ये पूरा इंटायर सन हो गया। ओके, चलिए ये जो मेरा सन है, ओके, अब ये सन है मेरा, जो इसको हम कैसे करेंगे, आप ऐसा, ओके, सन हो गया, इसके चारों, सॉरी इसको सन हो गया, ये मेरा सन हो जाएगा। तो इसके चारों तरफ क्या करेगा, इसके चारों तरफ जो अर्थ है वो क्या करेगा, ये सन हो गया, मान लीजिए सन हो गया ये। ओके, इस चारों तरफ जो मेरा अर्थ है वो क्या करेगा, इस कक्षीय में, मतलब जो जिसका कक्षा है ना, उसमें बिल्कुल चारों तरफ इसके चक्कर लगाएगा। किसके चक्कर लगाएगा, ये चक्कर लगाएगा सन के, किसके, सन के चक्कर लगाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, या फिर रिवोल्यूशन कहते हैं। ओके, रिवोल्यूशन कहते हैं। चलिए मैं आपको इसको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूँगा रिवोल्यूशन के। चलिए, एट द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन टिल्ड एट 23 हाफ इन द ऑर्बिट पैथ। कितने पे चलता है, 23 ऑर्बिट पैथ पे चलता है। ओके, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फिर, जिस तरह जहाँ से आया था आपको बुक पे ले चलता हूँ। चलिए आपको दिखाना चाहूँगा फिर से कि आप जिस बुक के आपको बुक पे लाया वहीं बुक से फिर ले चलता हूँ। ओके, आपको मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था कि वह समतल
जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो कच्छ के द्वारा बनाया तो हम क्या कहते हैं, समतल कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका था, जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। कैसा है वो? गोले के समान है। ओके, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोले के समान। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की प्रकाश रोशनी प्राप्त होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इस सूर्य है वो किससे पहुँचता है, वो सिर्फ इसका एक ही भाग पर पहुँच पाता है। ओके, अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा, आगे चल के मैं आपको इसका सारा इमेज दिखाना चाहूँगा। आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। मैंने आपको बताया सूर्य के भाग वाले में क्या होता है, जो सूर्य की तरफ अर्थ का भाग है वहाँ पर दिन होता है, और जो उसके पीछे का भाग है वहाँ पर क्या होता है, रात होती है। ओके, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। वह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप 3.2 इमेज में देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, चलिए आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा प्रदीप्ति वृत्त क्या है, जो अक्ष के साथ नहीं मिलता। जो ये देख रहे हैं आप, ये मेरा अक्ष हो गया पूरा। ओके, ये मेरा अक्ष हो गया, ये आप देख रहे हैं प्रदीप्ति जो वृत्त है वो नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं आप, ये आपका यह अक्ष हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है अक्ष, यहाँ पर ये प्रदीप्ति वृत्त है। क्या ये प्रदीप्ति वृत्त है, जो कि अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए मैं आगे की तरफ लिख चलता हूँ। वह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो उसका अक्ष है, क्या है वो? अक्ष है, मतलब कि 1 घंटा पूरा करने में आपको बताया था कि जो घूर्णन प्रक्रिया एक बार पूरा करने में उसको 24 आवर लगते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। मैंने आपको रोटेशन समझाया था। तो जो रोटेशन होता है ना, मैंने आपको दिखाया रोटेशन क्या होता है। तो जो रोटेशन होता है वही उसका पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो पृथ्वी दिन वही को कहा जाता है। ओके, चलिए उसी को हम पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। जो रात और दिन की प्रक्रियाएं होती हैं, किसके कारण होती हैं? वो रोटेशन के कारण होती हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। जो आज मतलब कि रात हुआ, फिर दिन हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद रात हो जाएगा, किसके कारण होता है? ड्यू टू रोटेशन। अंडरस्टैंडिंग? ओके, चलिए मैं आपको फिर ले चलता हूँ आपको। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? कभी कभी माइंड सेटअप में ये प्रश्न होता है कि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, कैसे होगा। ये बहुत ज़्यादा माइंड सेटअप में क्वेश्चन बच्चों को आते रहते हैं। जब मैं भी छोटा था तो मेरे माइंड सेटअप में भी क्वेश्चन उठते थे ये चीज़ों को लेकर। देखिए, अगर नहीं करेगा तो, जब वो रोटेशन नहीं करेगा तो एक प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो जाएगा कि जब रोटेशन नहीं करेगा तो वो पहली बात तो दिन और रात नहीं होगा, तो काफ़ी कम्प्लेक्सी हो जाएगा लाइफ सर्वाइवल करना ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिए, जब रात नहीं होगा तो हम कैसे हर एक एक्टिविटी कैसे करेंगे? हमको जो नीड्स आवश्यकताएं हैं रात के लिए, हमको सोना भी है और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी, वेरियस एक्टिविटीज़ करना है इन द नाइट पीरियड। ओके, तो अब कुछ भी मान लीजिए नाइट ही होता है तो हमको डे पीरियड की भी ज़रूरत पड़ेगी। भाई, जब डे पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसा वर्क नहीं कर पाएंगे जो, इसलिए हमको क्या होता है, हमेशा मॉडरेट चीज़ें चाहिए। मॉडरेट मीन्स ये होना चाहिए कि मतलब हमको दिन भी चाहिए और रात भी चाहिए, मध्यम अवस्थाएं चाहिए ना। ओके, इसलिए हमको क्या चाहिए, हमेशा चाहिए घूर्णन गति बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रोटेशन मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन बींग्स सर्वाइवल ऑन द अर्थ। चलिए फिर मैं आपको ले चलता हूँ। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। देखिए, ये मेरा अर्थ हो गया। क्या हो गया? ये मेरा अर्थ। ओके, ये भी मेरा अर्थ, ये भी मेरा अर्थ, ये भी मेरा अर्थ। ओके, चलिए मैं आपको कई चीज़ें समझाऊंगा, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए, आपका ये सन हो गया। सन के चारों तरफ क्या रोटेट कर रहा है? ये अर्थ रोटेट कर रहा है। ओके, अपनी एक कक्षा, इनका जो कक्षा है इसमें ये मतलब इसमें ही रोटेट कर रहा है। इसको हम कितने दिन में करते हैं सब आपको बता दे रहा हूँ। 365 हम 6 घंटे में, कितने दिन में पूरा कंप्लीट करता है? मान लीजिए यहाँ से चला, उसके बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ये कितने घंटे में तय करेगा? 365 दिन। कितना? 365 दिन और 6 घंटे। तो आप देखते होंगे कि हम कभी सहजता का प्रयोग करते हैं। भाई, सभी सहज प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं भी सहज प्रयोग करूँगा। तो 365 कितना लेते हैं हम? एक सामान्य तौर तरीके से बतलाना चाहूँगा कि हम कहते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। तो कभी कभी आपने सुना होगा लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष क्या होता है? जो 4 साल बाद आता है तो ये 6 दिन आप जोड़ते हो, 6 घंटे जोड़ के, 6 घंटे आप जब जोड़ेंगे तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 24 आवर हो जाएगा। 24 आवर को एक दिन में हम जोड़ लेंगे, जो कि
फरवरी में जोड़ते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एक लीप वर्ष माना जाता है। ओके, चलिए मैं आपको इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, बतलाना चाहूँगा। ओके, चलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होता है? देखिए आपको मैं बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु इसलिए होता है जब सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधा कहाँ पड़ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं। देख रहे हैं आप? ओके, देख सकते हैं आप, सूर्य की प्रकाश किरणें कहाँ पड़ रही हैं, सीधा उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं। कहाँ पड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं। ओके, तो सूर्य की जब प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ेंगी, सीधा इधर पड़ रही हैं। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरणें 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी तो वहां पे क्या होगा, आपको पता है ग्रीष्म ऋतु होगा। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें उत्तरी ध्रुव में पड़ती हैं तो नीचे दक्षिण ध्रुव में तो पड़ेंगी नहीं। जब जहां सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी वहां क्या होगा, शीत ऋतु होगा, आपको पता होगा। अब आपको फिर समझाना चाहूँगा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ यहीं पे। देखिए अब आपको मैं इसलिए चलता हूँ, एक इसी से कंसेप्ट बिल्कुल जुड़ा हुआ है, 22 दिसंबर। ओके, दक्षिण अवनांत। ओके, चलिए ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए आपका दक्षिण अवनांत हो गया। जब ये दक्षिण का भाग है, देखिए ये उत्तरी भाग है। ओके, आप देख सकते हैं उत्तरी भाग है ये। तो उत्तरी भाग में आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ उत्तरी भाग में क्या है, यहाँ सूर्य की प्रकाश किरणें पहुँच पा रही हैं क्या? आप इसको गौर से देखिएगा, ये चीज़ें ये आप देख सकते हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पे सूर्य के प्रकाश किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडी होती है। तो जब यहाँ पे ठंडी होगी तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा कि नहीं होगा? ओके, चलिए अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो 21 जून का दिन होता है ना, वो आपको मैं बता दूं कि जब 21 जून होता है तो इस पूरे सप्ताह पे सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, चलिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि 21 मार्च को क्या कोइंसिडेंट होते हैं और 23 सितंबर को क्या कोइंसिडेंट होते हैं, क्या घटनाएं होती हैं जब। ओके, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। जब प्रकाश की किरणें ना 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं तो बिल्कुल आपको, चलिए आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा आपको। ओके, मैं आपको लगभग इधर बता भी चुका हूँ। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। पता है ना, जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें अधिक पड़ेंगी वहाँ पर ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी होती हैं ना। जो वहाँ पर तिरछी होंगी तो वहाँ पर पड़ेंगे क्या, आप एक जूम करिए, ये मेरा सन हो गया, इसकी किरणें यहाँ पहुँच रही हैं। ओके, तो जब सिर की किरणें पहुँचेंगी तो ये पोल हो गया, ये साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, तो जो साउथ पोल होता है ये नॉर्थ पोल होता है। यहाँ पे पड़ेंगे तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश किरणें पहुँच पाएंगी क्या? नहीं पहुँचेंगी। और पहुँचती हैं तो सूर्य जब पहुँचेंगी, आप यहाँ एग्जूम कर, ऐसे होता है बिल्कुल। ओके ओके, चलिए फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऐसे ही होता है ये। तो जब यहाँ से सूर्य के प्रकाश किरणें पड़ेंगी, मान लीजिए आपको यहाँ से मैं सही से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जब तिरछी पड़ेगी तो वहाँ ऊष्मा प्राप्त नहीं हो पाएगी। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जो उत्तरी ध्रुव होता है वो किस तरफ झुका होता है, वो सूर्य की तरफ झुका होता है। तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जो उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़ा भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखिए जब मैं आपको बताया ना कि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। मैंने आपको बताया कि 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, उत्तर अयनांत भी कहते हैं। ओके, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी तो मैंने इक्वेटर वगैरह आप पढ़े होंगे तो फिर मैं आपको बताया था कि दिस इज ए इक्वेटर, दिस इज ए टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब यहाँ पे जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी
तो यहाँ का पूरा जोन क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से हो जाएगा। तो ये वाले प्रकाश की सूर्य किरणें यहाँ पड़ेंगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा। जब यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा तो यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। जब यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे गर्मी होगी। अच्छा हाँ, आपको एक बात और करंट से जोड़ना चाहूँगा मैं। आप ऑस्ट्रेलिया में आग सुना होगा, सोचिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया को आपको, चलिए मैं आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाता हूँ कहाँ है। मैं आपको गूगल अर्थ पे ले चलता हूँ। ओके, बहुत मज़ा आएगा आपको गूगल अर्थ देखने में, और उसके मैंने बहुत स्पेशली से मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ पे। हाँ, मैं आपको पहुँच गया हूँ। मैं आपको मतलब दिखा रहा हूँ गूगल अर्थ। ओके, चलिए ये देखिए आपका क्या है। ये आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ओके, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, आप समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, तो आप देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। आपको ऑस्ट्रेलिया मैंने दिखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ये इंडिया। इंडिया को तो पहचानते होंगे आप लोग, इंडिया, और ये इंडिया है। दिस इज इंडिया। ओके, दिस इज माई आवर कंट्री। उसके बाद इंडिया को पता होगा कहाँ लोकेटेड है। इंडिया आप देख सकते हैं। आपको मैं और अच्छे से दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। आप देख लीजिए इंडिया के बाद कहाँ लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ लोकेटेड है, देख रहे हैं कितना दूर सा, यूं आप देख सकते हैं कितना दूर है। तो ये समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कितना दूर है इंडिया से। ओके, और आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में दिसंबर में यहाँ पे जनवरी पे एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगा, बहुत ज़्यादा आग लगी है। तो मैं अब ये होता था जंगलों में आग कैसे लगी, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ रिपोर्टर्स ये बता रहे थे कि वहाँ पे एक पेड़ दूसरे पेड़ के टकराने से वहाँ पर आग लगा। तो अब मैं सोचता था, जैसे कि लोग सोचते होंगे कि वहाँ पे आग कैसे लग सकती है, इतना इक्वेटर के ये इक्वेटर से इतना नीचे है तो फिर कैसे आग लग सकता है। अप्रॉक्सीमेटली ये पोल के पास है, क्योंकि वहाँ पे ठंडियों में बिल्कुल जो मेरा सूर्य है वो दक्षिणायंत हो जाता है, दक्षिण दिशाओं की तरफ दक्षिण में चला जाता है। जब सूर्य दक्षिण में चला जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया एक मकर रेखा के पास है, देख रहे हैं आप। तो जब ये टॉपिक ऑफ कैंसर के अप्रॉक्सीमेटली टॉपिक ऑफ कैंसर नियर है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मी बढ़ेगी तो निश्चित है कि आग लगेगा ही लगेगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। चलिए, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मैंने आपको बताया सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े प्रकाश भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इस समय देखिए, इसलिए इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होती है। जैसे कि जैसा दक्षिणी ध्रुव में रहेगा उसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है, जानते होंगे आप लोग। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। देखिए, जब 21 मार्च है और 23 सितंबर है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं मतलब बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसमें तिरछा उर्छा का कुछ मामला नहीं होता है, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, कोई भी साउथ पोल नॉर्थ पोल कोई नहीं झुका होता, बिल्कुल सीधी होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव भी कहा जाता है। इसलिए क्या होता है, 21 सितंबर और 23 सितंबर 21 मार्च को जितने भी सूर्य पर दिन और रात बिल्कुल क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। इतना आपको ध्यान देना है, नहीं तो कभी कभी पिटफाल्सेस हो जाते हैं। क्यों, बताते हैं आपको। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्यों होती है, 23 को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है ना। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए मैं आपको फिर आगे ले चलता हूँ कि स्पष्ट पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। देखिए, दिन और रात जो घूर्णन की अवस्थाओं हैं, जो घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन एवं रात किसके कारण होता है, दिन एवं रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, मतलब रोटेशन। और ऋतुओं में परिवर्तन मतलब कि कभी कभी ठंडी गर्मी और उसके बाद बरसात, ये सब आते आते रहते हैं ना, मतलब कि समर विंटर
ऑटम, ये सब सीजन जितने भी आते रहते हैं, ये रेन सीजन, ये सब किसके कारण होते हैं? जितने भी सीजन्स कन्वर्ट होते हैं ये परिक्रमण के कारण होते हैं, मतलब रिवोल्यूशन। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू। कोई दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं।